डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। एक हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग खुद डिसीजंस लेते हैं, लोग खुद रूल्स बनाते हैं, लोग खुद जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स हमें वहां पे देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोग खुद जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में और अपने लिए कानून बना रहे हैं, खुद अपने लिए लॉज को क्रिएट कर रहे हैं। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भेज देते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जो नुमाइंदे होते हैं, वो लोगों के बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद लॉज वगैरह बनाते हैं। अब होता क्या है ना, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है ये छोटे छोटे देशों में काम करता है। जैसे कि एक छोटा सा देश होगा, वहां पे पॉसिबल होगा सभी लोगों का आपस में बैठना, आपस में कॉन्सेंसस डेवलप करना और उसके बाद जो है खुद डिसीजंस लेना, लॉज बनाना एक छोटे से देश के लिए। या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो पंचायत लेवल्स पे जो इलेक्शंस होती है, जो पंचायत लेवल्स पे डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे सभी गांव के लोग बैठ सकते हैं और खुद अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में ये पॉसिबल तो नहीं है कि सारे लोग बाहर आए और डिसीजंस लें, अपने लिए कानून बनाएं। तो क्या होता है बड़े बड़े देशों में जैसे हिंदुस्तान हो गया या फिर मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के देशों में क्या होता है, हम अपने रूलर्स को चुन लेते हैं कि भाई हम तुमको चुन के भेज रहे हैं पार्लियामेंट और तुम बनाओ हमारे लिए लॉज। सीधी सी बात। लेकिन बात यह है कि जब हम अपने रूलर्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो उनको किस हिसाब से हम चुनेंगे, इस चीज की बात आती है। उनको किस तरीके से हम चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे, किस तरह से सीट्स को फिल किया जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर 545 लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं, 543, तो उनको किस हिसाब से चुनना है, वो भी तो सिस्टम होना चाहिए ना, किस तरीके से उनको वोट करना है। तो उसी के रिलेटेड हम यहां पे अलग अलग थियरीज पढ़ेंगे। सीधी सी बात है कि भाई लोगों को चुनना कैसे है, हमें अपने रूलर्स को चुनना कैसे है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के तहत चुनना है। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, यहाँ पे एमपी की इलेक्शंस हो रही हैं, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं। उधमपुर कठुआ से 2 कैंडिडेट खड़े हैं मेन, जिनकी 2 टक्कर है। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां से एक एक एमपी चुन के जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम्हारे देश में एक एक एमपी चुन के जाता है तो हर देश में एक एक एमपी चुन के जाता होगा। सारे देशों के अंदर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया गया होगा और 543 सीटें होंगी और उधर से एक एक एमपी चुन के जाएगा। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को चुनना है, उसका हिसाब क्या होगा, उसके ऊपर हम थियरीज को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आता है कि अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपने रूलर्स को चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं, गवर्नमेंट में भेजते हैं, राइट। तो वही चीज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पे पढ़ेंगे थियरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन की थियरीज को डिस्कस करने वाले हैं। चुनेंगे कैसे अपने नुमाइंदों को, किस तरह से अपने रूलर्स को चुनेंगे, उन थियरीज की हम बात करेंगे। तो हमारे पास 3 थियरीज यहां पे आती हैं। 3 तरीके से हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, मतलब अपने रूलर्स को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं और वोट देके कहां भेजते हैं, सरकार में भेजते हैं। 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन से हैं, मतलब कि 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आता है। एक हो गया टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एक हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एक हो गया फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो अभी हम इन तीनों सिस्टम्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग देशों में इन सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है और आपको यह भी समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तान में किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से। जब मैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, under this system during the election the whole territory or area is divided into as much as constituencies as the number of seats to be filled। इसमें क्या किया जाता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उतने ही यूनिट्स में, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितनी हमें सीट्स फिल करनी है। और एग्जांपल दूं आपको, हमारे देश में लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। तो क्या होगा, इलेक्शन के टाइम पे हमारे पूरे के पूरे देश को 543 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात कि पूरे देश को 543 टुकड़ों में अलग अलग करके डिवाइड कर दिया जाएगा और उन टुकड़ों को कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि अब हो रहा है, क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हैं लोकसभा की, राइट, 6 नहीं 5 सीटें हैं। जैसे उधमपुर कठुआ डोडा की 1 सीट है, जम्मू की 1 सीट है, उसके बाद रजौरी की सीट है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो क्या होता है, पूरे देश को
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मतलब कि ये देखो बांट दिया ना पूरे देश को, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही 563 सीटें जितनी भी है हमारे देश में लोकसभा की, उसमें बांट दिया जाएगा पूरे देश को। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा द कैंडिडेट हु मैनेजेस टू गेट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। मतलब कि इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होंगे और जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। सिंपल सा तरीका, मतलब कि पूरे देश को 543 सीटों में डिवाइड कर दिया गया है और उन 543 सीटों में अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। मान लो मैं अपनी सीट की बात करता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त 11 लोग खड़े हुए हैं, 11 लोग खड़े हुए हैं, राइट। तो मैं 11 लोगों में से जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैंडिडेट ए खड़ा है, कैंडिडेट बी खड़ा है, कैंडिडेट सी खड़ा है, कैंडिडेट डी खड़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 लोग खड़े हैं, ए बी सी डी। उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वोट पड़ते हैं 8500, राइट। 8500 वोट पड़ते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मुझे देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट ए है उसको 1000 वोट मिलता है, जो कैंडिडेट बी है उसको 2000 वोट मिलता है, जो कैंडिडेट सी है उसको 2500 वोट मिलता है, जो कैंडिडेट डी है उसको 3000 वोट मिलता है। क्या देखने को मिलता है मुझे कि 4 कैंडिडेट खड़े थे, एक को 1000 वोट मिला, दूसरे को 2000 वोट मिला, तीसरे को 2500 वोट मिला, चौथे को 3000 वोट मिला। अब आपके हिसाब से यहाँ पे कौन जीतेगा? सिंपल सा है, कैंडिडेट डी जीत जाएगा। यहाँ पे 3000 वोट इसको मिले हुए हैं। टोटल 8500 वोट थे, 8500 वोट थे, उसमें से 3000 वोट जो है डी कैंडिडेट को मिलते हैं, बाकी वालों को उससे कम वोट मिलते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस होती है और इसी सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब जो जीता, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो जीत गया, सीधा सा मतलब है इसका। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस सिस्टम को प्रैक्टिस कहां पे किया जाता है, तो इंडिया में भी ये सिस्टम चलता है, फ्रांस में भी ये सिस्टम चलता है, नॉर्वे, कनाडा, यूएसए, यूके में भी ये सिस्टम चलता है। अभी आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रही है, तो यही तो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि 543 सीटें हैं हमारी, उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये सिस्टम बिल्कुल सही है या फिर बिल्कुल गलत है। इस सिस्टम के अंदर कुछ खामियां होंगी, कुछ इसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है हमें। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सिंपलेस्ट मेथड, इलिटरेसी या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सूट करता है। मतलब कि सिंपल सा मेथड है, जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। हमारा देश जो गरीब देश है या फिर जो गरीब देश होते हैं, वहां पे लोगों को नहीं पता चलता है कि अगर उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट सिस्टम आ जाएगा, राइट। तो वो क्या करते हैं लोग, उनको एक सिंपल सा मेथड चाहिए और सिंपल सा मेथड ये है, भाई तुम्हें वोट करना है 4 कैंडिडेट्स को, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वो जीत गया। सभी को पता है, सब वोट करते हैं, चाहे अनपढ़ हो चाहे किसी को कोई पता ना हो। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपलेस्ट है। उसके बाद वास्ट कंट्री, लेस टाइम एफर्ट, बहुत बड़ा देश है हमारा हिंदुस्तान, तो इसके लिए भी सिंपल है, बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो बड़ा टाइम भी लगेगा। तो ये बड़े देशों के लिए आसान होता है, कम समय लगता है और एफर्ट्स भी कम लगते हैं। लेकिन इसके डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, वोट्स गेट वेस्टेड, वोट वेस्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं। अब इन दो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट्स ली है, इनका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि कैंडिडेट ए को 1000 वोट मिला, बी को 2000 वोट मिला, सी को 2500 और डी को 3000। 3000 वाला यहाँ पे जीत गया। टोटल लोग कितने थे, टोटल कितने लोगों ने वोट किया था? 8500 लोगों ने वोट किया था। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 3000 वाला जीत गया है, इसके साथ सिर्फ 3000 लोग हैं, मतलब 3000 लोग इसको चाहते हैं, 5500 लोग इसको चाहते ही नहीं है। 5500 लोगों ने इन तीन कैंडिडेट्स को वोट किया है। समझ रहे हो ना आप बात? 3000 वाला जीत गया, लेकिन 5500 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया था। उन्होंने कैंडिडेट ए बी सी को वोट किया था। कि क्या होता है, जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है। लेकिन हो सकता है कि जो उसको कैंडिडेट को वोट मिले हो वो कम हो, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है उसके खिलाफ हो। लेकिन इसलिए क्योंकि वो 3 कैंडिडेट खड़े थे, वोट डाइवर्ट हो गए, स्कैटर हो गए, तो इसलिए वो जीत गया। तो क्या हुआ, इसको 3000 वोट मिले, 5500 लोग इसको नहीं जाते थे, तो अनरिप्रेजेंटेड रह गए वो लोग, उनकी चॉइस आगे नहीं जा पाई। ये सब आता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद सेकंड जिस टाइप की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नाम ही सजेस्ट करता है, यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात हो रही है। प्रोपोर्शन आपको पता है ना क्या होता है,
हिस्सा, राइट, एक हिस्सा। तो यहां पे क्या होता है, इन दिस सिस्टम पार्टी गेट्स ए सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे गेट। क्या होता है, यहां पे जितना पॉलिटिकल पार्टी को वोट का परसेंटेज मिलेगा उतनी उनको सीट्स मिलेंगी। मतलब कि ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंट कैसे है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट्स हाईएस्ट वोट सिक्योर करता था उसको विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता था, वो जीत जाता था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है कि जितना पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स उनको मिलेंगी। यहाँ पे कैंडिडेट को वोट नहीं किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली पार्टी को वोट किया जाता है। मैं और आपको अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो क्या होता है, मान लो ये पूरा देश है, ये पूरा देश है, यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे देश के अंदर 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लोग डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होंगी। क्या होगा, लोग डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, जितने परसेंट एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेंगे उतनी उनको सीट्स मिल जाएंगी। जैसे कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसको मिलते हैं 60% वोट, बी को मिलते हैं 20% वोट और सी को मिलते हैं 20% वोट। तो क्या होगा, जो ए है जिसको 60% वोट मिले हैं, ए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सीटें भी 60% मिल जाएंगी, और जो बी है उसको 20% सीटें मिलेंगी, जो सी है उसको 20% सीटें मिलेंगी। मैं और आपको सिंपली समझाऊं तो क्या मतलब होता है इसका मतलब ये है, मान लो आप टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी कितने वोट सिक्योर करे ये फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपका कैंडिडेट जो है उसके साथ सबसे ज्यादा वोट होने चाहिए। मान लो कांग्रेस जो है वो 543 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, लेकिन सारी की सारी सीटों के ऊपर उनके कैंडिडेट हार जाते हैं, वोट मिलते हैं उनको, लेकिन कहीं पे वो 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं पे 10 वोट से हार रहे हैं, कहीं पे वो 20 वोटों से हार रहे हैं, कहीं पे वो 40 वोटों से हार रहे हैं। वोट उनको मिल रहे हैं, अच्छे वोट मिल रहे हैं, लेकिन सारी की सारी सीटों के ऊपर वो हार गए। तो क्या होगा, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर 0 हो जाएगा। मतलब कि कांग्रेस को जितने भी वोट मिले थे फर्क नहीं पड़ता कितने वोट उनको मिले थे, वो जो है उनकी एक सीट भी लोकसभा के अंदर नहीं होगी। ऐसा होगा अगर वो 543 सीटों के ऊपर हार जाते हैं, सभी सीटों के ऊपर हार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनको वोट नहीं मिले थे। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के अंदर क्या होता है, कांग्रेस को जितने भी वोट मिले हैं उन वोट्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उनको सीटें दे दी जाएंगी। मान लो कांग्रेस जो है हालांकि सारी सीटों के ऊपर हार जाती है, उनका मेजॉरिटी में कोई कैंडिडेट नहीं आता है, लेकिन उनके वोटों को गिना जाएगा और फिर परसेंटेज निकाली जाएगी कि बीजेपी को ओवरऑल कितनी परसेंटेज मिली है वोटों की, कांग्रेस को कितनी परसेंटेज मिली है, और उसके बाद क्या होगा, परसेंटेज के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको सीटें दे दी जाएंगी। अगर मान लो उस देश की सरकार के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर 100 सीटें हैं, तो अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी को 20% वोट मिलते हैं, खाली उनको परसेंटेज ऑफ वोट देखना है, ये नहीं देखना है कि कौन से कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट वहां पे खड़े ही नहीं होंगे, वहां पे डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया जाएगा। तो क्या होगा, ये देखा जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने % वोट मिल रहे हैं, और उसके बाद सीटें कितनी है टोटल हमारे देश के अंदर, उन सीटों को परसेंटेज के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा, जितने % वोट उतनी सीटें उनको दे दी जाएंगी। ये 2 तरह का होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है कि होल कंट्री इज कंसीडर्ड एज 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 2 वेरिएंट आते हैं, 2 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप ये कहता है कि पूरे के पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा। मतलब कि जैसे हम भारत की बात करते हैं, पूरे भारत को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड नहीं है। यहां पे क्या होगा, मान लो ये पूरा भारत है, ये इंडिया है, इसको पूरे को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पे मान लिया जाता है। यहां पे क्या होगा, मान लो इस देश की सरकार के अंदर 100 सीटें हैं, मतलब 100 सीटें, 100 लोग चाहिए हमें चुन के, 100 लोग चाहिए, मतलब कि 100 लोगों को हमें पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है, लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करेंगे। तो मान लो पॉलिटिकल पार्टी ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो ए वाली बीजेपी है, बी वाली कांग्रेस है, सी वाली जो है समाजवादी पार्टी है, डी वाली आम आदमी पार्टी है। मैंने मान लिया ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लोग क्या करेंगे, लोग डायरेक्टली पार्टी को वोट देंगे, लोग डायरेक्टली बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अब मान लो बीजेपी को 40% वोट मिल जाते हैं, मतलब कि ए पार्टी 40% वोट जो है बीजेपी को मिल जाते हैं, 30% कांग्रेस को मिलते हैं, 10% समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, 20% आम आदमी पार्टी को मिलते हैं।
इसी हिसाब से जब पॉलिटिकल पार्टीज को परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगी, तो मान लो वहां पे 100 सीटें थी, 100 लोग चुन के जाने थे पार्लियामेंट के अंदर। अब 40% वोट किसको पड़े हैं? बीजेपी को पड़े हैं, तो उनको 40 सीटें मिल जाएगी। 30% कांग्रेस को मिले हैं, 30% सीटें मिल जाएंगी। 10% जो है समाजवादी पार्टी को मिले हैं, 10% उनको सीटें मिल जाएंगी, 10 सीटें उनको मिल जाएंगी। 20% जो है क्या बोलते आम आदमी पार्टी को मिले हैं, 20 सीटें उनको मिल जाएंगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वोटों के हिसाब से कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, उस हिसाब से सीटें मिल जाएंगी और उसी हिसाब से उनको पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो क्या होगा, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिए जाएंगे। ये इसका एक वेरिएंट आता है। दूसरा वेरिएंट इसका क्या आता है? दूसरे वेरिएंट का नाम है लिस्ट सिस्टम। दूसरी टाइप इसके अंदर आती है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम का यहाँ पे क्या मतलब है, पूरा देश जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा। मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, डी आ गई। अब क्या होगा, मान लो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मल्टी मेंबर्स को चुना जाएगा। आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी। पहले क्या होता था, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही व्यक्ति चुन के जाता था ना, एक ही एमपी चुन के जाता था। लेकिन यहां पे क्या होगा, पूरे देश को मान लो पांच सीटों के अंदर, 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मल्टी मेंबर्स चुन के जाएंगे, मतलब कि 10-10 लोग चुन के जाएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मल्टी मेंबर्स चुन के जाएंगे ऐसा होता है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो 10 मेंबर चुन के जाएंगे। कम से कम 3 से ज्यादा मेंबर यहां पे चुन के जाने चाहिए। तो पूरे देश को इन्होंने सीटों के अंदर डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 10-10 लोग जो है चुन के जा रहे हैं, राइट। 10 लोगों को चुनना है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब क्या होगा, अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जारी कर देगी। क्या कर देगी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहेंगी, अपनी एक लिस्ट जारी करेंगी और उसके अंदर कहेंगी कि मेरी ए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो 10 सीटें चुन के जानी है, उन 10 कैंडिडेट्स का वो नाम निकाल देंगे। ऐसे ही बी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी 10 कैंडिडेट्स का नाम दे देंगे, सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी 10 लोगों का नाम दे देंगे और डी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी 10 लोगों का नाम दे देंगे। यहां पे क्या हो रहा है, पूरे देश को कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया जा रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लो 10-10 लोग चुन के जा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट जारी कर रही है और उस लिस्ट के अंदर कह रही है कि हमारे ये कैंडिडेट्स होंगे, ये 10 कैंडिडेट्स होंगे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, ए से, बी से, सी से, डी से। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी लिस्ट जारी करेंगे कि कहेंगे हमारे ये कैंडिडेट्स हैं। अब लोगों को यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो इसका मेरिट क्या है। यहाँ पे लोगों को ये फायदा हो जाता है, पहले लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते थे, पूरा का पूरा सीधा पार्टी को वोट किया जाता था। यहाँ पे पार्टीज ने अपनी लिस्ट जारी की है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 10 सीटें चुन के जा रही हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने बता दिया है कि उनके ये कैंडिडेट्स रहेंगे। लिस्ट जारी की हुई है उन्होंने कि हमारे ये कैंडिडेट्स रहेंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट जारी की हुई है, बी ना, सी ना, डी ने। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां पे 10-10 लोग चुन के जाने हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट जारी की हुई है कि हमारे ये कैंडिडेट्स होंगे और उसके बाद लोग जो है वोट करेंगे और उनको यह पता चल जाएगा कि उनकी कौन सी लिस्ट उनके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। उसी हिसाब से वो वोट करेंगे और उसके बाद प्रपोर्शन के हिसाब से जितना परसेंटेज वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, उसी हिसाब से उनको जो है वो विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से उनको सीटें दे दी जाएंगी। इस हिसाब से यहाँ पे काम होता है, मतलब कि जिस प्रपोर्शन के हिसाब से अब पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिलेगा, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से उनको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। तो ये इसका वेरिएंट सेकंड है। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 इसकी टाइप्स की बात करते हैं। उसके बाद इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि इसको कहां पे यूज किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, तो हम देखते हैं कि अर्जेंटीना में, जो कि एक लैटिन अमेरिका का देश है, वहां पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और पोर्चुगल में, पोर्चुगल आपको पता होगा एक यूरोप में देश है, अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ में, अफ्रीका के ऊपर यूरोप में एक देश है, वो पोर्चुगल, उसको पोर्चुगल कहते हैं, वहां पे भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके फायदे क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सभी सेक्शंस को, जितने भी वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको सीट्स मिलेंगी। कोई भी वोट बेस्ड नहीं होता है, मतलब कि अगर किसी को 10% वोट मिले हैं तो 10% सीटें मिल ही जाएंगी, वोट बेस्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वोट बेस्ड नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, मतलब मान लो 10% माइनॉरिटीज हैं, वो अपने वोट जो है वो एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को दे रहे हैं, तो 10% सीटें उनको मिलेंगी। ये हिसाब होता है इसमें। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स इसमें आता है कॉम्प्लेक्स मेथड। आपको समझने में ही पता चल गया होगा कॉम्प्लेक्स मेथड का क्या मतलब है। आपको मैंने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझाया और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी समझाया। मुझे ये बताओ कि दोनों में आपको डिफिकल्ट कौन सा लगा।
मुझे पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको डिफिकल्ट लगा होगा, चाहे मैंने उसको आसानी से समझा दिया है, लेकिन वो डिफिकल्ट है सबसे। तो इसलिए लोगों को थोड़ा समझ आता है ये झंझट की क्या, कौन सा किसके प्रेफरेबल, कौन सी लिस्ट, कहां से कौन सा कैंडिडेट किस हिसाब से प्रोपोर्शन शेयर, ये वो लोगों को समझ ही नहीं आता। ये अनपढ़े लोगों को क्या खास समझ आएगा, लिस्ट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद प्रोपोर्शन क्या होता है, शेयर क्या होता है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, काफी टाइम लगता है ये झंझट करने में। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम आता है उसका नाम है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। जब आप इस सिस्टम को पढ़ोगे ना, ये सबसे आसान भी है और मजा भी बड़ा आएगा आपको पढ़ने में कि क्या किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। जब मैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, इसके अंदर आता है द सिस्टम एम्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोकेशंस, देयर प्रोफेशंस एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म इन सोसाइटी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को किस हिसाब से चुनते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं समाज के अंदर उसके हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, समझाता हूँ। क्या होता है, द पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और वोकेशन आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर ओन वोकेशनल प्रोफेशंस। यहाँ पे पता क्या होता है, जो आपका प्रोफेशन है वही उसी व्यक्ति को आप चुनोगे। मान लो आप टीचर हो, आप एक टीचर कैंडिडेट को ही रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे और वहां पे वोट भी सारे टीचर्स ही करेंगे। मान लो एक मजदूर है तो वो मजदूर को चुनेंगे, मजदूर को रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वहां पे मजदूर ही वोट करेंगे। ये एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है। आपने सुना होगा ना कि आजादी से पहले यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स के लिए हुआ करती थी, जो एंग्लो इंडियंस वगैरह होते थे, सिक्स के लिए भी होती थी शायद। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक मुस्लिम का कैंडिडेट खड़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और वहां पे मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, मतलब बाकी लोग वहां पे वोट ही नहीं करेंगे। यही सिस्टम यहाँ पे होता है प्रोफेशनल सिस्टम में, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर या फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। क्या होता है, मान लो आप डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर एक डॉक्टर को चुनेंगे। मान लो आप मजदूर हो, सारे मजदूर एक मजदूर को चुनेंगे। मतलब कि मजदूर को चुनने के लिए मजदूर ही वोट करेंगे। मेरा प्रोफेशन टीचर का है, हम में से कोई एक टीचर कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको सिर्फ और सिर्फ टीचर वोट करेंगे। मान लो एक आईएएस में से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, सारे आईएएस उसको वोट करेंगे। मान लो एक क्या बोलते हैं प्रोफेसर में से एक कैंडिडेट खड़ा होता है, सारे के सारे प्रोफेसर उसको वोट करेंगे। मान लो एक नर्स कैंडिडेट खड़ी होती है, सारी की सारी नर्स उसको वोट करेंगी। उसके बाद मान लो एक पीएचई डिपार्टमेंट का बंदा खड़ा होता है, सारे पीएचई डिपार्टमेंट के लोग उसको वोट करेंगे। एक किसान खड़ा होता है, सारे किसान उसको वोट करेंगे। मतलब किसान कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, डॉक्टर को वोट नहीं कर सकते वो, और डॉक्टर के कैंडिडेट को वोट करेंगे, ना कि वो किसान को वोट कर सकते हैं। समझ आ रही है ना यहाँ पे बात क्या हो रहा है। प्रोफेशन के हिसाब से कैंडिडेट खड़े होते हैं और वोट किया जाता है। मान लो मेरे प्रोफेशन से मैं अपने प्रोफेशन के व्यक्ति को वोट करूंगा, मतलब कि अगर मैं टीचर हूं, मेरे प्रोफेशन का व्यक्ति अगर टीचर खड़ा है तो मैं टीचर को ही वोट कर सकता हूं। अब टीचर अलग अलग खड़े हो सकते हैं, उसमें से किसी को वोट कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को वोट कर दूं। तो मेरे प्रोफेशन के लोगों को ही मैं वोट करूंगा। ये बड़ा एक यूनिक सा सिस्टम यहाँ पे आता है। देखा होगा आपने कि डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स को ही वोट करेंगे, लेबर्स को करेंगे, टीचर्स को करेंगे। तो जो समाज के अंदर अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं, कोई काम काज के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। मान लो हमारे देश में पुलिस में से कोई खड़ा है तो पुलिस के लोग जो है वो पुलिस के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, मतलब उनमें से कोई कैंडिडेट जो खड़ा है वो उसी को वोट करेंगे। उसमें से एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, जितने भी खड़े होंगे किसी को भी कर सकते हैं वहां से, पुलिस में से, लेकिन डॉक्टर को वोट नहीं कर सकते वो। वहीं आर्मी में जो व्यक्ति खड़े हैं, आर्मी वाले उन्हीं को वोट करेंगे, वो पुलिस वालों को वोट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो हैं अपने प्रोफेशन के व्यक्तियों को चुनेंगे और उनको वोट देंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है। क्या होता है, मतलब कि मान लो हम डॉक्टर हैं और मेरा डॉक्टर का वर्ग जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। मान लो मैं टीचर हूं तो हमें टीचरों को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है ना वहां पे। तो इस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलती है हमारे प्रोफेशन के हिसाब से। क्या होता है, दिस सिस्टम इज वाज सपोर्टेड बाय, कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने इसको सिस्टम को सपोर्ट किया। मतलब कि कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो इस हसीन ख्वाब को देखते थे, जैसे कि GDH कोल थे, डगिट थे, सिडनी वेब थे, ग्राहम वाल्स थे, और उसके बाद मैकडोनाल्ड एडस्ट्रा यहाँ पे आते हैं, जो चाहते थे कि ऐसा सिस्टम हो। वैसे कि ऐसा सिस्टम हमारी दुनिया में चलता तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन वो चाहते थे ऐसा सिस्टम हो। उसके बाद हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, कुछ फायदे नुकसान देखेंगे। जब मैं मेरिट्स की बात करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले आता है इट कुड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन।
हर प्रोफेशन के इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब हर किसी प्रोफेशन के व्यक्ति को वहां पे चुनकर भेजा जाएगा और हर व्यक्ति का, हर प्रोफेशन का व्यक्ति जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो उनके अपने प्रोफेशन की बात करेगा, राइट। डॉक्टर्स को चुन के भेजेंगे तो वो डॉक्टर्स की बात करेगा, टीचर्स को चुन के भेजेंगे वो टीचर्स की बात करेगा, लॉयर्स को चुन के भेजेंगे वो लॉयर्स की बात करेगा, उनके इंटरेस्ट की बात करेगा। तो हर एक प्रोफेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आता है, कोई भी बोर्ड बेस्ड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद इसके अंदर आता है इजी मेथड रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी को अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे आसान तरीका है ये। उसके बाद इसके अंदर आता है डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या है। ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर प्रोफेशनल इंटरेस्ट की बात आ गई, हर कोई डॉक्टर्स की बात कर रहा है, डॉक्टर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हर कोई टीचर्स के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो देश की बात कौन करेगा। देश के ऊपर अगर कोई क्या बोलते खतरा आ जाता है उसकी बात कौन करेगा, देश के ऊपर अटैक हो जाता है उसकी बात कौन करेगा, इन देश के डिफेंस की बात कौन करेगा, करेंसी की बात कौन करेगा, इकोनॉमी की बात कौन करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कौन करेगा। तो ये जो देश के मुद्दे हैं, नेशन के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनकी बात कौन करेगा। उसके बाद इसके अंदर आता है हार्मफुल फॉर नेशंस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, देश की क्या बोलते हैं एकता और अखंडता के लिए खतरा है। कैसे खतरा है, सारे लोग, कोई डॉक्टर्स की बात कर रहा है, कोई इंजीनियर्स की बात कर रहा है, कोई लॉयर्स की बात कर रहा है, कोई टीचर्स की बात कर रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम टीचर्स हैं, हमारे इंटरेस्ट सर्वोपरि है, वो कहते हैं हम लॉयर्स हैं, हमारी बातें जो है वो अहमियत रखती है। आपस में झगड़ते रहेंगे, देश की यूनिटी ही नहीं होगी और साथ ही साथ क्लास डिफरेंस आ जाएगा। क्लास डिफरेंस का यही मतलब है कि अलग अलग क्लासेस में बटे हुए हैं, कोई डॉक्टर वाली टीम है, कोई इंजीनियर वाली टीम है। तो ये होता है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं उनको कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, जो हिंदुस्तान के अंदर भी प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेरे को एक चीज आपको पढ़ाने को रह गई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। किसके लिए, राज्यसभा की इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। लेकिन होता क्या है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस वाला सिस्टम है, मतलब कि एक कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है। मान लो 3 कैंडिडेट हैं तो आपको प्रेफरेंस बननी होती है। मान लो आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन आपको ये भी भरना होता है उसमें कि सेकंड नंबर पे आपको पसंद कौन आ रहा है। तो अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो मैं 10 को ही टिक करूंगा, लेकिन मैं एक प्रायोरिटी वाइज करूंगा कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद कौन है, उससे कम पसंद कौन है, उससे पसंद कौन है। मतलब ए नहीं तो फिर कौन, बी नहीं तो कौन, सबसे ऊपर कौन, उससे नीचे कौन, उसी हिसाब से मैं टिक मारूंगा। एक लिस्ट के ऊपर 10 कैंडिडेट होंगे, सबसे बढ़िया वाले को पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, ऐसे मारूंगा मैं, और उसी हिसाब से वहां पे चुना जाता है। उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस वाला सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। इस तरीके से हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी कवर करते हैं और लास्ट में हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को कवर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ हासिल कर सकते हैं वहां से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।